मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आई वेलकम ऑल ऑफ यू. आज का ये जो सेशन है वो सेशन के लिए मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का हमारा जो सेशन है वो है भूल गया सब कुछ, मतलब डिमेंशिया. तो आज इस डिमेंशिया के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश डिसूजा सर, जो कि बॉम्बे से है. उनके बारे में मैं थोड़ी देर में आप सबको बताऊंगा. उससे पहले माइंड केयर मैराथन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं. ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. बस जो क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों जो क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है. दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है और वो फास्टेस्ट देना जरूरी है. और आपको जो क्विज के आंसर है वो 9503421124 ये नंबर पे आपको देना है, ना कि चैट बॉक्स में. और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, आप में से जो कोई साइकोलॉजिस्ट है, नर्सेस हैं, उनको अगर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर और किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कृपया 8308784422 ये नंबर पे आपका नाम /सर्टिफिकेट ऐसे आपको मैसेज भेजना है. ये हमारे पिछले बार के विनर है. 13 सितंबर जो सेशन हुआ था उसमें जो विनर्स थे वो है, पहले विनर है सोनाली गवारगुर जो कि नागपुर से है. और दूसरे जो हमारे विनर है वो है डॉक्टर सुधा गड्यानवर जो कि BHMS डॉक्टर है और काउंसलर है कोल्हापुर से. तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत किए हुए मैं आज का ये सेशन चालू करना चाहता हूं. उससे पहले आज के हमारे जो स्पीकर है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा. डॉक्टर अविनाश डिसूजा सर, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी है. पिछले बार हमारे साथ हमने इनके साथ सेशन किया हुआ था, सर के साथ सेशन किया हुआ था. सर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है और साइकोथेरेपिस्ट है डिसूजा फाउंडेशन मुंबई यहाँ पे. और सर एज अ रिसर्च प्रोफेसर भी साइन हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद थे पहले. वहाँ पे उन्होंने काम किया था और जो मेरे टीचर रह चुके हैं जिनसे मैं सीखा हूँ. और उसी के साथ बहुत सारे स्कूल में भी सर एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विस देते हैं. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च भी किए हुए, पब्लिकेशंस भी उनके हैं. ज्यादा डिटेल में बताना चाहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा उसमें. तो इसी के साथ मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा. आई वेलकम यू सर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि कल 21 सितंबर है. 21 सितंबर जो अल्जाइमर्स डे, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे एज अ इस तरह से वो सेलिब्रेट किया जाता है. मैं बोलूंगा कि ऑब्जर्व किया जाता है. डिमेंशिया ये जो बीमारी है उसमें से जो स्पेसिफिकली अल्जाइमर्स डिमेंशिया है उस बारे में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिन मतलब सेलिब्रेट किया जाता है. इसे यूजुअली हिंदी में स्मृति भ्रंश या मनोभ्रंश कहा जाता है. ज्यादा बेटर है स्मृति भ्रंश करना, क्योंकि मनोभ्रंश थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी हो जाता है. तो मैं सर से पहला ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो स्मृति भ्रंश है या मनोभ्रंश है, क्या इस किससे एग्जैक्टली ये स्मृति भ्रंश कहा जाता है या फिर ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक दिमागी बीमारी है जहां उम्र के साथ साथ दिमाग में कुछ परिवर्तन दिखते हैं. खून की कमी हो जाती है दिमाग में, खून का बहना कम हो जाता है, दिमाग के जो सेल्स है उनमें परिवर्तन आते हैं. ये 60 उम्र के बाद हमें दिखता है और इंसान की सोच, विचार, पर्सनैलिटी, उसका चाल चलन, इन सभी चीजों में हमें फर्क दिखने लगता है. और याद शक्ति, खास करके याद शक्ति कमजोर हो जाती है और भूलने लगता है इंसान. किन से मिला है, कहाँ गया है, क्या किया है, ये चीजें भूलने लगता है. तो ये भूलने के कारण उन्हें कई बार डॉक्टर के पास लाया जाता है. तो इसको हम जैसे स्मृति दोष या आपने जैसे जो भी कहा, या डिमेंशिया जो है हम कहते हैं. मेंशिया यानी सोचना और याद रखना,
और आपकी मेंटल कैपेसिटी, और डिमेंशिया यानी इसमें डिफिकल्टी होना, इसलिए डिमेंशिया कहा जाता है। ये क्यों होता है? आपने जो थोड़ा सा बताया कि सेल्स में कुछ बदलाव होते हैं या फिर, तो उसके बारे में एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो डिमेंशिया है वो क्यों होता है? और डिमेंशिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, और जैसे कि सबसे कॉमन प्रकार होता है जिसको हम एल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। यहाँ एक रसायन है हमारे दिमाग में जिसका नाम एसिटिलकोलिन है, इसकी कमी हो जाती है। साथ साथ में दिमाग के सेल्स में कुछ ऐसे पदार्थ जमा हो जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जमा हो जाते हैं जो नहीं जमा होने चाहिए, और ये जेनेटिक है। स्ट्रेस के कारण भी हो सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकते हैं। अगर अनुवंशिक यानी जेनेटिक भी होता है, फैमिलीज में रंग होता है। दूसरा कारण है जिसको हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, कि ब्लड सप्लाई, रक्त का जो रक्त वाहिनी जो है उसका कम होना दिमाग में। तो ये उम्र के साथ साथ जिन पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि तकलीफ होती है, उनमें ये ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और उसके कारण भी ये सब चीजें चालू हो जाती है। तो इसको हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का सही समय पे इलाज नहीं करना, उसको कंट्रोल नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, मन की एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब फैक्टर्स जो है डिमेंशिया के और हमें ज्यादा ले जाती है। थैंक यू सर। हम देखते हैं कि आजकल ये केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब मीडिया में भी इसके बारे में बात की जाती है, न्यूज़पेपर्स में भी आजकल इसके बारे में बात किया जा रहा है, या बहुत सारे पेशेंट्स मिल रहे हैं जो डिमेंशिया से सफर हो रहे हैं। तो क्या ये उतना कॉमन है, और ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और डिमेंशिया कितना कॉमन है? मेरे हिसाब से वृद्ध काल, ओल्ड एज जो है ये बढ़ रही है। हमारे पास बुजुर्गों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो उसके कारण लोग ज्यादा जी रहे, अच्छे जी रहे। तो 80 से ज्यादा उम्र के लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण डिमेंशिया की मात्रा भी बढ़ रही है। और 65 एंड अबाव की एज की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, 65 साल से ज्यादा की पॉपुलेशन, उसके कारण भी डिमेंशिया की मात्रा बढ़ रही है। और लोगों को आजकल थोड़ी जानकारी, जन जागृति डिमेंशिया को लेकर हुई है, तो वो पहले ही पेशेंट को इलाज के लिए, टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं, तो ज्यादा डिटेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैं मानूंगा कि डिमेंशिया की मात्रा बढ़ गई है। डेफिनेटली सर। आपने जब जो अभी कहा कि डिटेक्ट ज्यादा हो रहे हैं या फिर लोगों को पता चल रहा है, तो ऐसे ये जो स्मृति भ्रंश है ये कैसे पता चलता है, या फिर इसमें क्या, कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए, इसके लिए क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या टेस्ट करवाए जाने चाहिए? इसके एक दो मेन लक्षण है, या तो याद शक्ति का कमजोर होना, भूल जाना, या तो कभी कभी हम इंसान के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में चेंजेस देखते हैं। इंसान गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, गाली गलौज करता है, बिना कारण हंसता है, रोता है, और ये सब उम्र 65 और अबाव में जब होती है, तो डॉक्टर के पास उन्हें लाया जाता है। हम उनके ब्रेन बेस्ड टेस्ट करते हैं, जैसे एमआरआई हो, या जैसे ईईजी हो, जो दिमाग का ग्राफ होता है। जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है, वैसे ईईजी ब्रेन के लिए होता है। तो ये हम ब्रेन रिलेटेड टेस्ट कर सकते हैं। कुछ मनोचिकित्सक द्वारा, साइकोलॉजिस्ट द्वारा टेस्ट होते हैं जो मेमोरी के लिए होते हैं, जिनको हम एमएमएससी या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं, जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी कई भाषाओं में उपलब्ध है। और ये करा जाता है। ये 30 अंकों का टेस्ट है। इसमें अगर 25 से कम अंक आते हैं तो डिमेंशिया कंफर्म होती है। 27 से भी कम आती है तो मतलब रिस्क डिमेंशिया की होती है। तो ये हम टेस्ट यूज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़े टेस्ट भी है जो हम ब्रेन के लिए करते हैं, जिनको हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, या हम कॉग्निटिव बैटरीज कहते हैं। कॉग्निटिव यानी सोचना, लिखना, पढ़ना, समझना, इन सब चीजों की बैटरी होती है। बैटरी यानी एक सीरीज ऑफ टेस्ट होती है जिसमें 2-4 घंटा लग जाता है, बट साइकोलॉजिस्ट वो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा डिटेक्ट कर लेते हैं कि पेशेंट को डिमेंशिया का रिस्क है या डिमेंशिया हो चुकी है, और उस आधार पे उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है।
डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि जो विटामिन B12 लेवल्स है या फिर थायराइड के जो टेस्ट है, इसमें ऐसे जो और टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि किस चीजों में वो डिमेंशिया से पूरे रिकवर हो सकते हैं। दर्शकों को हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो होता है वो यूजुअली रिकवर नहीं हो सकता, मतलब उसमें सिर्फ प्रोग्रेस होता है, या उसको हम थोड़ा सा हल्ट कर सकते हैं, लेकिन वो यूजुअली बढ़ते जाता है। तो उसी को ज्वाइन करके कि मतलब ये जो कुछ टेस्ट है वो कौन से करने चाहिए जिससे पता चल सकता है कि हाँ ये डिमेंशिया प्रोग्रेस नहीं होगा, उससे हमें कुछ अपेक्षाएं है कि पेशेंट अच्छा हो सकता है, और उसके चांसेस कितने हो सकते हैं। तो डिमेंशिया दो प्रकार के हैं, एक जिसको हम इरिवर्सिबल कहते हैं, जैसे एल्जाइमर है, वैस्कुलर है। रिवर्सिबल डिमेंशिया होते हैं जो कुछ पदार्थों के हमारे शरीर में कमी होने से होती है, जैसे विटामिन B12 की कमी होना, विटामिन D का कमी होना, आयरन का कमी होना, कुछ और पदार्थ न्यूट्रिशन की कमी होना। तो ये हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर ब्लड टेस्ट में इन चीजों की कमी पाई जाती है तो इसके गोलियां, इंजेक्शंस वगैरह हम देते हैं और इनके लेवल्स ऊपर ले आते हैं, और फिर वो डिमेंशिया रिवर्स हो जाता है। उसको हम रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं। और आपने जो शुरू में ये क्वेश्चन के शुरू में बताया आंसर करते हुए कि उसके सिम्टम्स में थोड़ा सा बताया कि उसमें स्मृति भ्रंश हो जाता है या फिर भूलने लगते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि माइल्ड जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है या फिर शुरू में जो सौम्य प्रकार का डिमेंशिया होता है तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, वो जब बढ़ता है या फिर मध्यम स्वरूप में वो जब होता है तो उसमें क्या लक्षण आते हैं, और एट द एंड जो सीवियर डिमेंशिया होता है उसमें क्या लक्षण होते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली उसके सिम्टम्स क्या है, और लोग मतलब जल्दी से माइल्ड हो तभी लोग लेके आए, और माइल्ड और जो मॉडरेट और सीवियर है उसमें भी वो अच्छे तरह से उनका ख्याल रख पाए। तो पहले ये शुरू होता है एक भुलक्कड़पन से, भूलने की क्षमता चालू हो जाती है, बढ़ जाती है। उस स्टेज पे हमें इतने तकलीफ नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़पन, थोड़ा सा व्यक्तित्व में चेंजेस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा निराशा, ये सब चीजें हमें दिखती है। एक बार ये हो जाती है उसके बाद हमें कई बार जो है ये प्रोग्रेस होता है, भूलना बढ़ जाती है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भूल जाते हैं, अपने डिटेल्स भूल जाते हैं, घर के अंदर रास्ता भूल जाते हैं, पड़ोस में घूम जाते हैं। तो ये चीजें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जैसे ये बढ़ते जाती है तो गुस्सा, गाली गलौज, ये सब चीजें भी बढ़ जाती है। अपने कपड़े उतार के घूमना, कपड़ों का होश नहीं होना, खुद का होश नहीं होना, और फिर फाइनल स्टेजेस में ये सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाती है, और थोड़ा सा बेड रिडन हो जाते हैं। तो इनको हम मतलब ये अलग अलग स्टेजेस में हम मतलब कह सकते हैं कि डिमेंशिया होती है। डेफिनेटली। और उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो मध्यम स्वरूप का होता है तो उसमें लोगों को वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी हो जाता है, मतलब बोलते बोलते शब्द भूल जाते हैं, बोलने में अटक जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वर्ड नहीं मिलता है, या फिर हम अगर उनको पूछते हैं कि ये क्या है वो क्या है तो उसके लिए एग्जैक्टली वर्ड उनको समझ में नहीं आता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जो अनोमिया बोलते हैं या फिर मतलब ये जो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम उनको देते हैं ये पहचानो या टच करके या देख के, तो वो भी उनको समझ में नहीं आता है। वो खाना खाए है नहीं खाए वो भूल जाते हैं। अगर खाना खाया होगा तो वो बोलते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना दो, या फिर खाना नहीं खाना खाया होगा तो भी बोलते हैं कि अभी तो मैंने खाना खाया। ये सब डिटेल में मतलब जो लोग है जिनको जानना है वो उनके लिए ये सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा। बहुत बार हमारे पास ओपीडी में कुछ यंग भी लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मैं भूलने लगा हूँ चीजें, मैं भूलने लगा हूँ। या फिर हमारे मराठी में भी एक कहावत है कि साठी बुद्धि नाटी, या फिर हिंदी में भी जो सठिया जाना, ये जो शब्द है मुझे लगता है सठिया जाना मतलब ये जो 60 का साठी या 60 है मे बी उससे वो आया होगा। तो ये जो नॉर्मल 60 एज के ऊपर भूल जाना या फिर जो यंग एज है उसमें भूल जाना और ये डिमेंशिया, ये तीनों में डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं कि ये डिमेंशिया है कि और कुछ है, ये मतलब उम्र के हिसाब से होने वाला है 60 के एज के अबव में, या फिर जो यंग एज के पॉपुलेशन है उनमें डिमेंशिया हो सकता है,
क्या, या फिर वो अलग क्या हो सकता है, किस वजह से यंग वो यंग भूल सकते एज के पॉपुलेशन में जब वो भूलने लगते हैं तो इतनी तकलीफें नहीं होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा भुलक्कड़पन होता है, लेकिन वो अगर अपने मेमोरी को ट्रेन करे तो ट्रेन कर सकते हैं। 60 के बाद एज के कारण ये होता है। कोशिश करने पे थोड़ी सी सुधार उसमें आती है, लेकिन डिमेंशिया में एक बार भूलना शुरू हो जाता है तो भले हम दवाई दे, कुछ टॉनिक दे, बहुत सारी हम कोशिशें करें, फिर भी सुधार आने में बहुत समय लगता है और कभी कभी सुधार आता भी नहीं है। तो इसको ये डिफरेंसेस है यंग एज में भूलना, नॉर्मल 60 के अबाव भूलना और डिमेंशिया में। डेफिनेटली सर। एक जो कॉमन भी हम देखते हैं कि क्या स्त्री और पुरुष में ये बीमारी होने में कुछ मतलब डिफरेंसेस है, स्त्री में ज्यादा होता है, पुरुष में कम होता है, या और सिम्टम्स? स्टडीज ने बताया है कि स्त्रियों में इसकी मात्रा थोड़ी कम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है स्त्रियों में जो उनको सुरक्षा देती है इसके प्रति, और शायद स्त्रियां बहुत सारे मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके कारण उनकी कॉग्निशन बनी रहती है। पुरुषों में इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई गई है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हो सकता है व्यसन की भी आदत हो, बाकी चीजें हो, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हम पुरुषों में देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसका इलाज कैसे, क्या तो हम थोड़ा सा इलाज के साइड में आते हैं, ये इसका जो इलाज है डिमेंशिया का, इलाज किस तरह से किया जाए? इसका इलाज एक तो मेडिकल है, हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो डिमेंशिया की प्रोग्रेस को रोक सकते हैं, इसको बढ़ने देते नहीं है। हमारे पास डिमेंशिया बंद करने की कोई दवाई है नहीं, बट कुछ ऐसे टॉनिक्स हैं जिससे याद शक्ति बढ़ती है, कुछ ऐसे टॉनिक्स हैं जिससे दिमाग में खून बढ़ता है, ये सारी दवाइयां हम दे सकते हैं। साथ साथ में पेशेंट के साथ कॉग्निटिव एक्टिविटी करना, उसको बिजी रखना, पजल्स करना, बीडिंग जैसे एक्टिविटीज करना, उसको घर में कुछ काम काज देना, पूरा दिन बिजी रखना, उसका स्केड्यूल पूरे दिन का बनाए रखना। कभी कभी डे केयर सेंटर भी इन पेशेंट के लिए बनाए गए हैं जहां वो जाके थोड़ी बहुत काम कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी याद शक्ति को मजबूत करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें जो है हम इनके लिए कर सकते हैं। कई जगहों पे उन्हें जूने पुराने फैमिली के एल्बम्स दिखाकर उनसे विचार विमर्श करके उनके मेमोरी को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रेमिनिसेंस थेरेपी यानी पुरानी यादों को ताजा करना कहते हैं। कई लोग जानवर द्वारा इनको थोड़ी सी प्यार और थोड़ा सा इनका थेरेपी होता है जिसको हम एनिमल असिस्टेड थेरेपी यानी जानवर द्वारा असिस्टेड थेरेपी जो थेरेपिस्ट के साथ होता है उसको कहते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कॉग्निटिव ट्रेनिंग थोड़ा करते हैं, यानी उनका याद शक्ति, बोलना, चलना, सुनना क्षमता, ये सब चीजों में थोड़ी सी ट्रेनिंग उनकी करती है। तो इसको ये सारे थेरेपीज होते हैं जो हम फार्मेकोलॉजिकल यानी ड्रग्स द्वारा, दवाई द्वारा, और नॉन फार्मेकोलॉजिकल बिना दवाई की हम कर सकते हैं। हम में से हो सकता है कि जो व्यूअर्स है उनमें से किसी के घर में डिमेंशिया का पेशेंट हो, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर घर में एक हमारे कोई डिमेंशिया का पेशेंट है तो उन्होंने क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए इन पेशेंट्स? उन्हें पहले तो समझना है कि ये बीमारी है और ये प्रोग्रेस होने वाला है। पेशेंट पे चिढ़े नहीं, उस पर भड़के नहीं, उसको मारे नहीं, ये बहुत जरूरी है। पेशेंट के पॉकेट में उसका नाम, पता, फोन नंबर, आपके फोन नंबर डाल के रखिए ताकि वो कभी भी घूम जाए तो लोग उसे आपके पास ले आएंगे। अगर घर में वो भूल रहा हो तो घर में लेबल करके हर रूम का दरवाजा लेबल कर दीजिए। रात को उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बाथरूम का दरवाजा खुला रखिए, लाइट डाल के रखिए, थोड़ा लाइट के साथ सोने दीजिए। अलार्म उसके बड़ी घड़ी होनी चाहिए उसको टाइम दिखने के लिए, कैलेंडर होना चाहिए ताकि वो दिनांक या तारीख देख सके। तो ये सब चीजें हमें करना है। सही समय पे उसको पौष्टिक आहार मिले, खाना मिले, थोड़ा सा बाहर वॉकिंग और गार्डन में जाके एक्टिविटी उसकी हो, लोग उसे मिलने आए, थोड़ा वो लोगों से घुल मिले, थोड़ा टीवी देखे, उसका दिन भर का एक स्केड्यूल बने, ये जरूरी है।
डेफिनेटली। और आपने जैसे रेमिनिसेंस थेरेपी बोला था कि एल्बम जो घर में है वो उनको दिखाए, या फिर वो ये कौन है वो कौन है, उनका थोड़ा सा मेमोरी ताजा, जो घर में बैठ के वो अपना थेरेपी उनके हेल्प से कर सकते हैं। अ, वो मेरे जैसे जो लोग हैं, या फिर उनको लगता है कि अ, आगे चल के मुझे ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे डिमेंशिया ना हो, तो उनके लिए उन्होंने क्या, मतलब वो क्या कर सकते हैं, या फिर अभी से वो लोग क्या कर सकते हैं जिनको लगता है कि फैमिली में भी कोई बीमारी है डिमेंशिया की, या फिर नहीं है फिर भी एज के साथ में होने के चांसेस है, तो मुझे मेमोरी अच्छा रखने के लिए, या फिर मुझे वो बीमारी बाद में ना हो, इसलिए अ, अभी से क्या कर सकते हैं, उनके तो लिए आप क्या रेगुलर सलाह रेगुलर वॉक लेना, एक्सरसाइज करना, पजल सॉल्व करना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, किताबें पढ़ना, लोगों से घुल मिलना, कुछ ऐसे गेम्स आते हैं जो खेलने से मेमोरी बढ़ती है, ये चीजें कर सकते हैं। और फोन पे कम समय रहना, कंप्यूटर पे ज्यादा समय नहीं रहना, ये चीजें जरूरी है। डेफिनेटली। और जैसे शरीर के लिए व्यायाम होता है, वैसे मेमोरी के लिए भी जो एक्सरसाइजेस है वो जरूरी है। अगर वो हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मेमोरी भी स्ट्रांग होगा, और बाद में ये होने के चांसेस कम होंगे। कम हो जाते हैं। यस। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला राउंड है, या फिर पहला पार्ट है कि जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। उसके बाद में हम जो सेकंड राउंड है वो लेंगे, जिसमें ऑडियंस को अगर कुछ डाउट होगा, ऑडियंस अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया जिनको क्वेश्चन पूछना हो आप हैंड रेज कीजिए, ताकि मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूँ और आप अनम्यूट कर सके और क्वेश्चन पूछ सके। अगर आप नहीं पूछना, मैं डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते, तो आप कृपया चैट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे भी आप क्वेश्चन डालेंगे तो मैं वो सर से पूछ सकता हूँ। और इससे पहले कि हम ये राउंड चालू करें, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं पूछने जा रहा हूँ। याद रखिए कि आपको 9503421124 पे ये रिप्लाई करना है, ना कि चैट बॉक्स में। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस बताना चाहूंगा कि जो सर ने नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी बताई थी, या फिर बिना दवाइयों के पेशेंट्स को अच्छे करने के लिए जो थेरेपीज बताई बताई थी, वो कृपया आपको मैसेज करने हैं। कोई भी 4 थेरेपीज या फिर 4 चीजों के नाम आप बोल सकते हैं जिसमें दवाई की कोई जरूरत नहीं है, बिना दवाई के पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको डिटेल में या पर्टिकुलर नाम याद नहीं होगा तो भी चलेगा, उसमें क्या करते हैं वो बोलेंगे तो भी आप चल सकता है। तो इसी के साथ में हम अगला मतलब जो क्वेश्चन है, किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल सकूं, या तो फिर आप चैट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई थिंक लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, और जिस वजह से लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं है। सर, जब तक कि अगला क्वेश्चन आए तो आप और कुछ ज्यादा डिमेंशिया के बारे में बताना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि हम बातों बातों में भूल गए। मैं हमेशा मानता हूँ कि डिमेंशिया का इलाज घर पे हो तो बेटर है। इनको हम ओल्ड एज होम में डाल दे तो कई बार वो और कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में रखे तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। और जितना वो अपने परिवारजनों के साथ रहे, जितना उनको उसका प्यार मिले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सोनाली गवार गुरु क्वेश्चन पूछते हैं। सोनाली जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्जाइमर और डिमेंशिया, इन दोनों में फर्क क्या है? और एल्जाइमर्स डिमेंशिया का एक प्रकार है। डिमेंशिया बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारे प्रकार के डिमेंशिया होते हैं। एल्जाइमर्स एक प्रकार का डिमेंशिया है। डिमेंशिया जनरल टर्म है, जैसे इन्फेक्शन जनरल टर्म है, लेकिन किस जंतु से इन्फेक्शन हुआ है, अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं। छाती का इन्फेक्शन अलग होता है, चमड़ी का अलग होता है। तो वैसे ही डिमेंशिया एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंडर एल्जाइमर्स, वेस्कुलर, अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया आते हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरा यहाँ पे ये था सर कि जो पेशेंट रेगुलरली एपिलेप्सी की मेडिसिन लेते हैं, तो क्या उनमें ऐसा होता है कि मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं कि उनमें थोड़ा सा होता है कि चीजें याद नहीं रहती है, भूलते हैं और फिर कुछ समय के बाद में याद आता है, तो ये क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, देखिए, जिनको एपिलेप्सी की तकलीफ होती है, एपिलेप्सी की जो दवाइयां है उनसे ये प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन
एपिलेप्सी बीमारी के कारण दिमागी तौर पे कुछ बदलाव आते हैं और उसके कारण याद शक्ति कमजोर होना, फोकस नहीं कर पाना, ये चीजें हो सकती है। और एपिलेप्सी के पेशेंट्स में उम्र के साथ साथ डिमेंशिया की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, ये पाई गई है। तो ऐसे में अगर इनको डिमेंशिया से हमको बचाना है ऐसे पेशेंट को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब क्या प्रिकॉशन हमको लेना है? उनकी फिट की दवा उनको रेगुलर देनी है, फिट नहीं आए ये देखना है। मानसिक व्यायाम, कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होना जरूरी है, यही सारी चीजें। ओके, थैंक यू सर। दूसरा एक चैट बॉक्स में सिमिलर क्वेश्चन आया है, क्या साइकेट्रिक मेडिसिन कॉज डिमेंशिया? क्या नहीं, साइकेट्रिक दवाइयों से कभी भी डिमेंशिया होती नहीं है, ये एक गलत फहमी है। लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, उनमें डिमेंशिया की मात्रा थोड़ी ज्यादा है उम्र के साथ साथ, बट दवाइयों से कभी भी किसी को डिमेंशिया नहीं हुई। सोनाली जी, आपका अभी भी हैंड रेज है, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या गलती से हैंड रेज है? सॉरी सर, सॉरी। ओके, सो सर, जब तक कि कोई और क्वेश्चन आए, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो रिलेटिव्स है उनमें बहुत बार बर्नआउट देखा जाता है, या फिर मतलब वो थक जाते हैं, या फिर वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत बार कि उनका ख्याल रखना, बच्चों के जैसा उनका ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज के बारे में देखना पड़ता है, या फिर बहुत बार जो चिड़चिड़ गुस्सा करते हैं या फिर मानसिक तकलीफ उनको होती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ख्याल करते करते, क्योंकि वो 2 साल 3 साल से उनको मतलब उनका मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो मतलब ये फ्रस्ट्रेट ना हो, तो क्या ख्याल रखना चाहिए, या फिर अगर हो गए हो ऐसे उनको लगता है तो उन्होंने वो ना हो इसलिए क्या ख्याल रखना चाहिए? उन्हें पूरे समय पेशेंट के साथ नहीं रहना है, थोड़ा समय अपने काम के लिए निकालना है, थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। अगर वो पूरे टाइम पेशेंट के साथ होंगे तो उसका प्रभाव उन पे होगा, इसको हम केयर गिवर बर्डन कहते हैं। ये जरूरी है कि अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर उनके मन में निराशा, चिंता, फिक्र, घबराहट ये चीजें होती है तो खुद काउंसलर के पास जाए और थोड़ी काउंसलिंग कराए। उसके अलावा बहुत जरूरी है कि 4 या 5 केयर गिवर हो पेशेंट के लिए, ताकि हर एक अपनी ड्यूटी अलग से निभाए और अच्छे से निभाए। डेफिनेटली, थैंक यू सर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक दूसरा मतलब ये क्वेश्चन पूछे हम सर से, तो उससे पहले मैं आज के क्विज का दूसरा क्वेश्चन बताना चाहूंगा। आज के क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, डिमेंशिया के जो सिम्टम्स बोले थे या फिर स्मृतिभ्रंश के जो सिम्टम्स बोले थे, लक्षण बोले थे, उनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स आपको बताना है, आपको मैसेज व्हाट्सएप करके बताना है। जब तक कि अगला क्वेश्चन आए, तो सोनाली जी ने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डिमेंशिया जो है वो, जैसे सर ने बताया कि ये ब्रॉड टर्म है जिसमें से अलग अलग जो डिमेंशिया होते हैं वो टाइप है, जो अलग अलग टाइप होते हैं। जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, फ्रंटल लोब डिमेंशिया है, या फिर वस्कुलर डिमेंशिया है, ये सब अलग अलग प्रकार है। उनमें से जो सबसे कॉमन है वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। जो आप बोल रहे थे कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया क्या होता है, तो वो जो है सबसे कॉमन है। मुझे लगता है 83% जो डिमेंशिया होता है वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया के टाइप का होता है। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इरिवर्सिबल डिमेंशिया है, जिसको मतलब प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है, आगे आगे बढ़ते जाएगा, वो कम नहीं होगा ना वो हाल्ट होगा। बाकी जो है जिसमें चांसेस थोड़े से होते हैं, वस्कुलर डिमेंशिया में होता है कि हम उसको एटलीस्ट हाल्ट कर सकते हैं, रिकवर तो नहीं कर सकते लेकिन हाल्ट कर सकते हैं। और बाकी जो जैसे हमने बोला कि विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से है, थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से है, या फिर कुछ और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, तो उसमें वो कवर करने के बाद में वो रिकवर भी हो जाते हैं। तो आप एक सिंपल चीज याद रख सकते हैं कि हर अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो होता है वो डिमेंशिया होता है, लेकिन हर डिमेंशिया जो होता है वो अल्जाइमर्स नहीं होता है। एक सिंपल चीज की, हर डिमेंशिया जो होता है वो अल्जाइमर्स नहीं होता, लेकिन हर अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो होता है वो डिमेंशिया का ही टाइप होता है। वो आपको याद रखने के लिए हो सकता है कि सिंपल हो। और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कृपया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर मैं जब तक कि मैं आपके जो क्विज के विनर्स है मैं ढूंढ पाऊँ, तो आपको अगर कुछ बताना है, लास्ट मैसेज अगर आप कुछ बताना चाहते हैं जाते जाते, तो आप नहीं, कृपया। मैं तो यही बोलूंगा कि हमें हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखना है। हम बुजुर्गों को कहीं भी भेज नहीं सकते हैं, उन्हें हमें अपने घर पे ही रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनके साथ रहे, उनके अंत तक उनका ख्याल रखें। यही मेरा मैसेज होगा। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए। सर, सोनाली बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं फिर से शायद ये सवाल रिपीट हुआ है, अभी आपके मुंह से मैंने सुना है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि लेट ज्वाइन हुई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि थायराइड में होता है ऐसा कि विस्मरण होता है, मतलब चीजें याद नहीं रहती, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट या ये इनमें भी संभावना है डिमेंशिया की तरफ जाने की? थायराइड के पेशेंट्स में भूलना होता है, उसमें हम जब थायराइड को ठीक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। प्रवीण आंबेकर जी, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। प्रवीण जी, आपका हैंड रेज है, कृपया आप हैंड मतलब आपको खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ में हम आज का जो सेशन है वो खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले, ये सेशन खत्म करने से पहले, आज के हमारे जो पहले विनर है वो है किरण माटे। किरण जी, आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। किरण जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, जस्ट मिनट। कृपया आपके बारे में बताइए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आज के पहले विनर है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। और आपके बारे में बताइए, और आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा, उससे आपको क्या सीख मिली या फिर उससे आपको क्या फायदा हुआ। मेरा नाम किरण आत्मन है। मैं MA क्लिनिकल साइकोलॉजी हुआ हूँ। मैं शिरडी में डॉक्टर ओमकार जोशी सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा कि सर ने जो बताया कि मेडिकल तो ट्रीटमेंट है ही, उसके साथ साथ अगर आप दूसरे जो ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कि कॉग्निटिव एक्टिविटी, ये दोनों ट्रीटमेंट अगर दोनों मिल के साथ दिया जाए तो अच्छी तरीके से रिकवर होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस होना मांगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो टेबलेट दिया तो हो गए बात, लेकिन दोनों अगर ट्रीटमेंट साथ में दिया जाएगा तो जल्दी रिकवरी आती है। और दूसरी बात की जैसे अवेयरनेस बढ़ाने में ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के जो दूसरे विनर है वो है श्रद्धा। श्रद्धा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। यस सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ हैंड सर। रेज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। 1 मिनट सर। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ आपको। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। ओके, आप खुद का वीडियो चालू कर सकते हैं अगर चालू करना चाहते हैं तो कृपया। हाँ। आज आप सेकंड विनर है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक और यू सर। थैंक आप यू।
आपके बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, और आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा, और एक कोई भी सीख जो आपको आज के प्रोग्राम से मिली, कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपको जो प्रोग्राम से पता चली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सर, मेरा नाम श्रद्धा शिंदे है और मैं अभी हॉस्पिटल में एज अ MSW करके काउंसलिंग करती हूँ। तो मेरा एक्चुअली वर्किंग सोशल एक्टिविटी में रहता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेडिकल एंड साइकेट्री में है, इसलिए मैं डॉक्टर अतुल सर है तो उनका हर ट्यूसडे को जो सेशन रहता है तो वो अटेंड करती हूँ। इससे मेरी मतलब ज्यादातर मेरा नॉलेज बढ़ जाता है इसमें, और थोड़ा मतलब मैं इस नॉलेज की इस नॉलेज का इस्तेमाल मैं अपने जॉब में करती हूँ। और जो कुछ मुझे डाउट होता है तो वो कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं सर से भी डिस्कस करती हूँ। और अभी तो मुझे इस सेशन से तो एवरी टाइम गेटिंग अ न्यू नॉलेज और प्रैक्टिस लॉट ऑफ and related to any doubt either query. So my all time नॉलेज गेन होता है मुझे, और मेरी डाउट है जो है वो क्लियर हो जाती है इस सेशन से। तो मैं सर की भी बहुत आभारी हूँ जो वो मुझे हर बार इससे मुझे मदद करते हैं, जो कुछ मेरे डाउट है वो सॉल्व करने में मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं सर आपकी भी बहुत आभारी हूँ। आज के सेशन से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली, क्या नई चीज आपको सुनने को मिली, या जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता है? एक तो मुझे सर ये सीखने को मिला कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि डिसीज जो कुछ होता है वो एज के हिसाब से मतलब बढ़ जाता है। तो मेडिकल फील्ड में तो ट्रीटमेंट और बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे इंसान मतलब पूरा अच्छे तरह से ठीक हो जाता है, हो सकता है। और मेडिसिन मतलब दवाई मतलब खाली मेडिसिन लेना ये नहीं होता। तो हमारे पास भी बहुत कुछ मतलब हम खुद से भी कुछ ऐसी भी कुछ बातें हैं जो इंसान जो ज्यादातर सोचता है या फिर स्ट्रेस में जाके वो कुछ गलत मतलब सोचता है या हो जाता है उससे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो हमारे जो कुछ डाउट आते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे फैमिली डॉक्टर हो या फिर हमारे जो सीनियर हो या सोशल में जो कुछ मदद हमसे मिल सकती है तो उनसे बात करके बहुत सारे थेरेपी ऐसे भी है जो हम खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सीखने को मुझे तो मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले ये भी जान लो कि मतलब जो सर बता रहे थे कि जो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है उसमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ है नहीं, या फिर रिकवरी के चांसेस ज्यादा नहीं है, तो उनका ख्याल रखना, जैसे आपने बात की बाद में कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देके उनका ख्याल रखना ये इम्पोर्टेंट होता है। और सर मुझे लगता है कि सर भी बहुत बार एग्जांपल देते होंगे कि जैसे बच्चा बढ़ता है उसका दिमाग बढ़ते जाता है, और ये जो पेशेंट है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनका दिमाग बच्चों की तरह कम होते जाता है। तो जैसे बच्चों का हम ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं, उसका सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से बच्चों की तरफ ध्यान देना इनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आज के हमारे जो तीसरे विनर है वो है प्रवीण अम्बेकर। प्रवीण अम्बेकर जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रवीण जी का मैसेज आया है कि वो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं खुद को, तो ठीक है प्रवीण जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। अगर आप चाहते हैं तो आप आपका नाम, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, कृपया या और आज की सबसे बड़ी सीख आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसी के साथ में आज का ये जो हमारा सेशन है हम खत्म करना चाहेंगे। मैं वंस अगेन सर से धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप शॉर्ट नोटिस पे
ये सेशन लेने के लिए आए। मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारे जो दूसरे स्पीकर थे वो कुछ इमरजेंसी वजह से या फिर वो आउट ऑफ कंट्री थे, उसको वजह से वो नहीं ले पा रहे थे। तो सर ने विद इन मतलब मैसेज जाने के बाद में तुरंत 2 मिनट में सर ने रिप्लाई किया कि मैं आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दिस मतलब सेशन। सो मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सर आपने मतलब हमें गाइड करने के लिए रेडी हो गए और आपने गाइड किया। बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी, बहुत यूजफुल थी, बहुत क्रिस्प थी, और बहुत मतलब जो बहुत बार हम फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग फोकस करते हैं या फिर बहुत बार ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो बहुत बार लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपने जो आज ये जो चीजें दोनों भी जो हमारे विनर थे उन्होंने यही मतलब बताया कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में उनको पता चला। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज हम सब लोगों को सीखने को मिली है। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ में बाकी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उसको उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो रेगुलरली आते हैं, बार बार आते हैं, उनको मैं धन्यवाद स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोगों को लेके आते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो विनर्स है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के, और जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने और भी पार्टिसिपेट किया था उन सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद देके मैं ये प्रोग्राम आज का फिनिश करना चाहूंगा। उससे पहले अगर सर आप कुछ फाइनल कमेंट करना चाहते थे। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक तो डिमेंशिया एक जरूरी चीज है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और डिमेंशिया पेशेंट्स हमारे जिंदगी का एक अहम अंग रहने वाले तो वो है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिटी वर्क मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ। डॉक्टर अतुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए उनका प्रोग्राम मैं हमेशा पोस्टर्स देखता हूँ, कभी कभी अटेंड कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं कभी ना कभी डॉक्टर अतुल के साथ जुड़ा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पीनेस ऑलवेज। हाँ, थैंक यू सर। आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत कुछ है। आपसे ही सीखा है, आपको देखकर ही बड़े हुए गए साइकेट्री फील्ड में। तो और एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। और तो इसी के साथ में ये सेशन हम खत्म करना चाहेंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि सब लोगों को। मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।